जय हिंद। कैसे हैं आप लोग आज तक बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे और अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आम बात है कि आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे और करना चाहते होंगे। तो आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप एक कांस्टेबल से लेकर के एक कलेक्टर तक का आप एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर एक किताब की हमेशा चर्चा होती है। वो किताब होता है एनसीईआरटी। और कहा जाता है कि अगर आपने एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट क्लास 6 to 8 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको वहाँ से अधिकांश प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चीज़ों को देखते हुए हमने भी डिसाइड किया है कि आपके लिए क्लास 6 to 8 का जितने भी सब्जेक्ट हैं, खास करके जीके का, वो हम आपको कराने का प्रयास करें। इसी कड़ी में हमने आपसे एक जब बिहार एसएससी का सीरीज शुरू किया था प्रैक्टिस सेट, उसमें आपसे हमने पूछा था कि क्या एनसीईआरटी शुरू किया जाए। तो बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव कमेंट आया कि हाँ किया जाए। तो इसके अंतर्गत हमने सोचा कि सबसे पहले क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट को हम लोग शुरू करें। तो इस वीडियो में आज का ये हमारा पहला क्लास है। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा और हमने प्रयास किया है कि इसमें दिए गए सभी शब्द को और सभी कथन को नहीं पढ़ना है, बस मेन पॉइंट जो हमने पहले से हाईलाइट कर रखा है पीडीएफ के अंतर्गत, आप देख सकते हैं। पीडीएफ हमने बनाया है, खुद से इसको हाईलाइट किया है। तो हम वही चीज़ों को ये इसमें बताएंगे, आपका टाइम बचाते हुए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट सभी पॉइंट को। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको अगर ये सीरीज पसंद आए तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट में अपना विचार ज़रूर दें और हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार आपसे मैं ये क्लास डेली कंटिन्यू करा पाऊँ। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं आज का जो हमारा क्लास 6 है। ये ध्यान रखेंगे, क्लास 6 साइंस का यानी कि विज्ञान का ये चैप्टर है। सबसे पहला क्लास 6 में चैप्टर है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, चाहे जो कुछ भी हम खाते हैं, दाल, बैगन, भिंडी, मछली, ये सभी, इन सभी को अपने जीवन में जब हम शामिल करते हैं, तो इसी चीज़ों को शामिल करने के क्रम में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि सबसे पहले एक होता है पोषक। पोषक क्या है? तो पोषक के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इस घटक को हम पोषक कहते हैं। यानी अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है हाइलाइटेड पॉइंट, कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होता है। तब आप क्या करें, जब भी इस वीडियो को देखें तब अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है इसको आप या तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, या फिर इसे नोट करते चले अपने नोटबुक में, ताकि आपका एक बेहतरीन नोट्स भी बन जाए। तो हमने क्या जाना कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके साथ साथ रुक्षांश और जल भी हमारे पोषण में शामिल होता है। फिर आगे देखें तो आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं, अब यहाँ देखिए, कहता है कि आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करने हेतु किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, यानी कि अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन से प्राप्त करते हैं वो मंड यानी कि स्टार्च और शर्करा के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पर एक कहता है यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि
किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक परीक्षण दिया गया है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। अब ये देखिए, ये आपके लिए यहाँ पर एक प्रयोग दिया है, लेकिन इसी प्रयोग से अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में किसको मिलाएंगे, तो टिंचर आयोडीन को मिलाएंगे। फिर दूसरा देखिए क्या कहता है कि कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा, तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो वो कॉपर सल्फेट का विलयन बनेगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन भी मिल जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल है आजकल एग्जाम में बहुत पूछे गए और ये यहीं से हूबहू मिल उठा करके पूछा गया। जैसे बीपीएससी टीचर का जो ट्री 1 हुआ था उसमें यहाँ से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, कास्टिक सोडा विलयन को बनाने के लिए हम कितना ग्राम कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा का 100 मिलीलीटर जल में करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा और आप नोट करते चलेंगे। अब देखिए मंड के लिए परीक्षण यानी कि स्टार्च के लिए परीक्षण। तो स्टार्च के लिए परीक्षण जब आप करेंगे तब आपको क्या दिखेगा कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। अगर आप मंड को जांच करना चाहते हैं तब उसमें आपको क्या करना होगा, आयोडीन विलयन तनु रूप में डालना होगा। तो कहता है कि इसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी यहाँ कहना ये चाह रहा है कि आपके खाद्य पदार्थ में अगर मंड है तो मंड को पता करने के लिए आप उसमें तनु आयोडीन विलयन को मिलाइए और तनु आयोडीन विलयन को मिलाने के बाद अगर रंग नीला या काला होता है तो वहाँ पर मंड यानी कि स्टार्च उपस्थित है। बात समझ रहे कैसे सवाल बनाया जाता है। आपसे सवाल ये पूछ लेगा कि मंड को प्रयोग कर पता करने के लिए उसमें किस रंग से दर्शाया जा सकता है, तो नीला या काला रंग। आगे आते हैं। अब देखिए प्रोटीन के लिए परीक्षण है। ठीक है, प्रोटीन को हम कैसे पता करेंगे, तो प्रोटीन की परीक्षण के लिए हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। इसमें भी क्या मिलाएंगे, तो जरा सा देखिए। कहता है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खास पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। अगर कोई पदार्थ आप ठोस रूप में प्रोटीन लिए हैं तो उसको चूर्ण बनाइए और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा पीसकर मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह डालें। देखिए यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, तो अब कहता है कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। यानी हमसे सवाल सीधा सीधा यही यहाँ से निकल के आएगा कि प्रोटीन की परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन। इस तरह के जो पॉइंट है आपके बहुत सारे जो हमारे मार्केट में चाहे किसी भी बुक को या किसी भी आप टीचर को जब आप देखते हैं तो उनके भी नोट्स में इस तरह के पॉइंट को नहीं लिखा गया। आप पूछेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिहार के अंतर्गत हैं और बिहार के अंतर्गत आप जिस भी टीचर के नोट्स को आप देखेंगे, ठीक है, खास करके मैं बिहार में पटना में जो कुछ टीचर हैं उनके नोट्स की बात कर रहा हूँ। मैंने अधिकांश नोट्स को देखा है तो उसमें इस तरह के पॉइंट नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, अगर किसी में मिल जाए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह से नहीं लिखा गया है कि आप प्रोटीन के संश्लेषण या परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग करेंगे, तो कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा विलयन का प्रयोग करते हैं। और प्रोटीन की रंग कैसा होता है, तो बैंगनी रंग। ऊपर हमने क्या देखा कि जब मंड को देखते हैं तो नीला या काला रंग मिलता है और जब प्रोटीन को देखते हैं तो वो बैंगनी रंग देता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें। अब आता है बसा का परीक्षण। बसा को फिर से हम परीक्षण करेंगे। तो बसा परीक्षण करने के उपरांत हमें क्या दिखाई देगा, हम क्या लेंगे तब हमें बसा प्राप्त होगा। तो कहता है कि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में बसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ठीक है, तो ये बसा के लिए है कि बसा जो है तेल से प्राप्त हम पता कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को अगर देखें तो सीधा सीधा ये वसा को सिर्फ उसी आधार पे कहा है कि तेल के धब्बा से हम वसा को पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने हाईलाइट किया है, कहता है कि हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को की हमें क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में जानना। हमने क्या क्या पता किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अगर आप याद होगा तो कार्बोहाइड्रेट कैसा रंग आ रहा था, प्रोटीन कैसा आ रहा था, तो प्रोटीन नीला और काला आ रहा था। वसा कैसा आ रहा था, तो बैगनी आ रहा था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप कमेंट में बताएंगे अगर आपने पढ़ा है तो। अब देखिए विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। वास्तविकता में यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा देगा, यानी वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देता है। यही आपसे सवाल कथनात्मक रूप से पूछा जाता है। कहता है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट जब युक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दे रखे हैं, जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये पिक्चर में क्यों इसको सबका नाम पढ़ा। जरूरी है, आपसे सवाल पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तब आप ऑप्शन याद रख लीजिए कि शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये सभी क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। एक जो कुछ दे देगा वो आपके लिए वो आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर वसा के कुछ स्रोत दे रखे हैं, पादप और जंतु। इसमें जो दे है पादप के रूप में और जंतु के रूप में, पादप में मूंगफली, तिल, गिरी, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सभी वसा का स्रोत है। क्या है, मूंगफली, तिल, गिरी ये जो अखरोट वाला जैसा बादाम नहीं होता बड़ा वाला वो है, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये वसा का स्रोत है जो कि पादप से पाया जाता है। और जंतु से स्रोत में क्या है, तो मांस, मछली, अंडा, क्रीम, मक्खन, दूध, घी, ये सभी वसा के स्रोत है जो जंतु से प्राप्त होता है। क्लास 6 का है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन ये अभी आपका बस बेसिक है। जैसे जैसे आपका क्लास ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे आपका दिमाग खराब होता जाएगा, इसलिए ध्यान से समझें। अब यहाँ देखिए प्रोटीन के कुछ स्रोत पादप और जंतु के रूप में दिया है। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपको पता होगा चना से, मूंग से, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल 6 स्रोत दिए गए। आप हमें कमेंट में बताइए कि इन 6 में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। प्रोटीन के कुछ और स्रोत है जो जंतु रूप में है, तो वह है मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध, ये सभी भी प्रोटीन के स्रोत है। आगे देखिए कहता है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कह रहा है कि प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन क्या करता है, तो रोग से लड़ने के लिए शरीर की रक्षा करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर को विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है।
विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि हम ये सब जानते हैं, लेकिन अभी आप कुछ नहीं जानते। विटामिन ए को हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये सभी ध्यान में रखें। अब देखिए, यहाँ पर कुछ स्रोत दिए गए हैं विटामिन ए के स्रोत। पपीता, गाजर, आम। आप अक्सर पढ़ते होंगे कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो पपीता और गाजर। कहीं कहीं किताब में ये पपीता के बारे में लिखा रहता है कि ये विटामिन सी का भी है, विटामिन ए का भी है। तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, पपीता डायरेक्टली कहाँ दिया है, विटामिन ए के मुख्य स्रोत। और हमारे एग्जाम में जो आंसर वैलिड माना जाता है वो एनसीईआरटी के अनुसार ही माना जाता है। विटामिन बी का स्रोत देखें तो गेहूँ, यकृत, चावल, ये सभी क्या है, विटामिन बी का स्रोत है। विटामिन सी के अंतर्गत संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर और संतरा है। ये सभी विटामिन सी का स्रोत है। उसके बाद है विटामिन डी का स्रोत। तो इसमें कौन कौन सा है, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन सभी पॉइंट को एक जगह नोट डाउन करते चले, ताकि आप बाद में वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े और आप अपने नोट्स से ही रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आयोडीन के कुछ स्रोत दिए हैं। पालक, अदरक, ये सभी क्या है, आयोडीन के स्रोत हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ देगा कि निम्न में से कौन आयोडीन के स्रोत है, तो पालक और अदरक जो है आयोडीन के स्रोत है। नीचे है फास्फोरस के कुछ स्रोत। फास्फोरस में दूध, केला, ये कुछ चावल है, मिर्च है, गेहूं है, इससे फास्फोरस प्राप्त होता है। लोहा का कुछ स्रोत दे रखा है, इसमें सेब है, शायद पालक है ये, फिर ये कलेजी जो यकृत बोलते हैं वो है। कैल्शियम में दूध और अंडा है। ये सभी स्रोत दे रखा है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि हमारा ये इसका नाम पहेली रहता है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंतर्गत ये पहेली होती है और ये बूझो होता है, ठीक है। कहता है हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ये यानी कि विटामिन डी से हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कह रहा है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये ध्यान रखना है, पूछा हुआ सवाल है। खनिज लवण की जरूरत हमारे शरीर में कितना होती है, अल्प मात्रा में। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। कहता है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यानी कि चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर कहता है कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। कहाँ से, यानी कि रुक्षांश या आहारी रेशा हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो पादप से प्राप्त करेंगे। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जी है। क्या है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जी है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। ध्यान देंगे, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे इस भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब आपको समझ में आ गया रुक्षांश क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार समझें। कहता है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होता है, इसलिए चावल कार्बोहाइड्रेट से भरा पड़ा है। आगे पॉइंट कहता है कि आहारी रेशा और जल की भी आवश्यकता हमारे शरीर को होता है। आहारी रेशा को ही हम रुक्षांश भी कहते हैं। जो हमारे खाना में रुक्षांश है, ये पादप उत्पाद से हमें प्राप्त होता है। रुक्षांश के स्रोत में आपको साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जी है। रुक्षांश जो है हमारे शरीर में डायरेक्टली कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये आवश्यक है।
क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमारे शरीर की आयतन को बढ़ाता है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए आयतन को बढ़ाता है और पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ओवरऑल आप यहाँ से ये समझे कि रुक्षांश जो है या आहारी रेशा ये हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करता है। अब देखिए यहाँ पर भी है, कहता है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। यदि इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो जल, दूध, चाय, पके भोजन से। साथ ही साथ जल हमारा क्या काम करता है? तो मूत्र और पसीना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। अब यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप को एक बार देखिए, इसमें एक पॉइंट निकलेगा। कहता है एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। जहाँ पर इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ पर हम स्लो हो जाएंगे, ठीक है। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? मतलब ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि आप जो कोई भी फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें हाथ गीला होता है, यानी कि उसमें जल की मात्रा होती है। अब आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? तो कह रहा है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम दिन भर में जो कुछ खाते हैं वो सभी आहार कहलाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे भोजन जो हम दिन भर में जो कुछ खाते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अच्छा होना चाहिए, और हमारे संतुलित आहार के अंतर्गत उस भोजन में रुक्षांश यानी कि रेशा, फाइबर्स और जल भी होने चाहिए। आगे देखते हैं। कहता है दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। अंकुरित बीज के अंतर्गत मूंग और चना है। किण्वित भोजन, किण्वित भोजन के अंतर्गत देखिए इडली। याद कीजिए पिछले बार जब 2213 बिहार में दरोगा का एग्जाम हुआ था तो कुछ इसी तरह का सवाल पूछा था कि वाष्प से किसे तैयार किया जाता है इडली वाला भोजन। कहीं आपसे घुमा करके ये प्रश्न कर दे कि किण्वित भोजन का उदाहरण है, क्या बोलेगा? किण्वित भोजन के उदाहरण है, तो हम क्या आंसर मारेंगे? इडली। आटे का मिश्रण, आटे के मिश्रण में मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना होता है। थेपला जो है अनाज और दाल से बना होता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, मतलब कम खर्च में संतुलित आहार को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप क्या याद रखेंगे? अंकुरित बीज में मूंग और चना आता है। किण्वित भोजन में इडली को आप बिल्कुल पूरी तरह से याद रखेंगे, जो कि दक्षिण भारत का भोजन है। अब आइए यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखा है कि उचित प्रकार के भोजन प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अच्छी तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। कि आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? तो कहता है कि छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ये पॉइंट है आपका, अक्सर पूछा जाता है कि चावल को धोने से कौन से विटामिन समाप्त हो जाता है। अगर आपको याद है तो हमें बताइए। आगे कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है
तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। यानी कि सवाल आपसे पूछे तो वह कौन सा विटामिन है जो आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, या वह कौन सी विटामिन है जो पकाने से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। अब कहता है कि बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए सही नहीं है। मतलब बूझो जो था ये पेटू, आप नहीं ना, ये पेटू जो है इसको लगा कि जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है। तो बूझो ने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं, तो अगर वसा ज़्यादा देता है ऊर्जा तो हम वसा ही खाएं। तो इसने मार के समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब खा लिया। अब खाया तो हमें ये कहा गया कि संतुलित आहार वही है जो हमारे शरीर को ठीक रखे। तो इसने जो इतना खा लिया समोसा, कचौड़ी, पूड़ी कि ये देख रहे हैं फूल के बतासा हो गया ठीक है। तो कहता है कि बहुत हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। सवाल पूछा भी जाता है कि अधिक मोटापा किसके कारण होता है, तो वसा के कारण होता है। अब है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग मतलब जो अभाव से होता है। कहता है एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब वैसा बीमारी जो पोषक यानी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इन सभी के कारण आप बीमार पड़ गए हैं तो उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषक पदार्थों की कमी के कारण होने वाला रोग अभावजन्य रोग कहलाता है। कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। ध्यान देंगे प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होगा। वृद्धि का अवरुद्ध होना यानी कि आप बौना हो जाएंगे। चेहरे पर सूजन, चेहरा आपका सूज जाएगा तो पता चलेगा आपको प्रोटीन की कमी है। आपका रात में सोए, सुबह हुए तो चेहरा सूज गया, मम्मी देखी तो समझ में आया कि रात में इसको किसने पीटा, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हैं, रात में सुबह में चेहरा सूजा दिखा, तब तो सबको समझ जाएगा कि आप बीवी से पिटे हैं लेकिन कारण क्या होगा? प्रोटीन की कमी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, मतलब बाल का रंग जो है काला से कुछ और हो जाएगा, त्वचा की बीमारी और पेचिश। ध्यान देंगे पेचिश किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। कह रहा है कि यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों की कमी हो जाएगा तब आप दुबला पतला हो जाएंगे और आप चल भी नहीं पाएंगे। इसलिए खाना पीना बराबर खाते रहिए, ठीक है। कहता है सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इसका एक ही उपाय है, आप बढ़िया से खाना खाएं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। ये चार्ट आप हमेशा के लिए याद रखें। इसी चार्ट से अक्सर आप एग्जाम में जाएंगे तब इन्हीं चार्ट से आपके क्वेश्चन दिखाई देते हैं। पहला है विटामिन। विटामिन ए से कौन सी रोग होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। और लक्षण क्या है? तो कमजोर दृष्टि, अंधेरे यानी कि रात में कम दिखाई देना जिसे हम रतौंधी कहते हैं, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये सभी विटामिन ए के कारण है। विटामिन बी1 जिसे हम बेरी कहते हैं, इसमें जो है दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है।
विटामिन सी जिसके कारण स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये सभी विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी जिसके कारण रिकेट्स होता है, अस्थि का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब हड्डी की बीमारी है। कैल्शियम, कैल्शियम अस्थि और दंत क्षय होता है, यानी कि हड्डी और दांत झड़ना, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटा रोग होता है, जो कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये सभी आयोडीन की कमी से होता है। लोह या लोहा, आयरन से अरक्तता होता है, जिससे कमजोरी होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, जैसे संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी, और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक FSSAI के बारे में आप अक्सर पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? सुदृढ़कृत फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। कहता है FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ का लोगो है। ये जो है खाद्य पदार्थ का लोगो है। खाद्य पदार्थों के शुद्धिकृत से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। यानी यहाँ से आपको ये सीख मिलना चाहिए कि दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ के बारे में कौन जानकारी देता है? तो FSSAI। आप अगर कोई भी पैकेट वाला खाना देखते होंगे, भोजन देखते होंगे, उसमें FSSAI का टैग यानी कि उस पर छपा रहता है FSSAI। ये क्या है? तो फूड सेफ्टी से संबंधित ये एक संस्था है जो आपके भोजन को अच्छा बनाने के लिए सभी कंपनियों को लाइसेंस जारी करता है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म, लेकिन उससे संबंधित यहाँ पर सारांश दिया गया है, तो सारांश को भी हम आखिरी में देख लेते हैं। 1 मिनट। कहता है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। आगे कहता है कि संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आपका भोजन के घटक के रूप में चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। ये है आपके प्रश्न, आप चाहें तो बना सकते। देखिए क्या दिया है, एक सवाल है कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मतलब वसा, मंड, आहारी रेशा और प्रोटीन। आपने वो चित्र वाला पढ़ा था, वहाँ से ये बनेगा। अब उससे संबंधित यहाँ पर ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। आप विटामिन डी के अभाव से होता है, किसी कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी के अभाव से होता है हमारे शरीर में। इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा ताकि आपको लगे कि हाँ, हमने जो कुछ पढ़ा है वो सही है। तो उम्मीद करते हैं आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तब आप पूरे इंटरेस्ट के साथ, मज़ा के साथ पढ़े होंगे। लेकिन पढ़ाई है, कोनो साली नहीं है जिससे कि आप मज़ा करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई मज़ा के लिए नहीं, आप अपने आप में एक असफलता को भगाने के लिए, सफलता को पाने के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं असफलता से सफलता की ओर, उसके लिए है। तो आप मज़ा के साथ साथ इसको सीरियस होकर के भी पढ़िए और डेली इस तरह से एक एक चैप्टर आपको हम कराएंगे। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत है आपके सुझाव का। आप जितना कमेंट और जितना लाइक करेंगे, लाइक हमें शेयर और वो सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, आपकी इच्छा होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके लाइक और कमेंट से हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, एक वीडियो आपके काम का है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करेंगे आप सभी अपना अपना सुझाव जरूर देंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जय हिंद।